दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक नास्तिक की मौत। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन मर के दुनिया से जाने वाले जाते कहाँ हैं? क्या इस नामालूम सफर की कोई मंजिल है जहां जिंदगी के अच्छे बुरे कामों का हिसाब किताब होता है? हाँ, बिल्कुल है। और ये मैं नहीं, राजू भाई सोच रहे थे, क्योंकि वो अपने आसपास की जिस अजीबोगरीब दुनिया को हैरान आंखों से देख रहे थे, वो वही तो थी, मौत के बाद वाली दूसरी दुनिया। कुछ घंटों पहले इंतकाल फरमा चुके 55 साल के राजू भाई उस दूसरी दुनिया को ख्वाब की तरह देख रहे थे। गुलाबी आसमान, धुआं धुआं जमीन, एक साथ चमकते हुए सूरज और चांद, और उस सब के बीच अनगिनत लोगों का जमावड़ा। ताउम्र मौत के बाद की जिंदगी को महज इंसानी कल्पना कहने वाले, उसे नकारने वाले राजू भाई को आज याद आ रही थी उनकी दादी नानी की नसीहतें। लेकिन अब तो देर हो गई थी। उधर फानी दुनिया में राजू भाई के घर पर रोने पीटने की आवाजें तेज होने लगी थीं। राजू निवास के दरवाजे पर रिश्तेदार, मोहल्ले वाले उदास चेहरा लिए खड़े थे। कुछ नेकदिल पड़ोसी बाहर बैठे लोगों को चाय पिला रहे थे। आदमी बढ़िया थे वैसे राजू भाई, क्यों पार्षद जी? किराए पर लाई गई लाल प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे मोहल्ले के बुजुर्ग चचा ने कहा, और फिर चाय बांट रहे लड़के पर नजर गड़ा दी। पास बैठे सदरी वाले पार्षद जी बोले, अरे भैया, आदमी तो हीरे थे, बस थोड़ा दीन धर्म के कच्चे थे। रोजाना हमारे साथ शाम को सैर के लिए जाते थे, और आज हमारे कंधे पर। अरे चचा, इनको कहाँ ले जाएंगे? कब्रिस्तान की शमशान? चचा बोले, अरे नास्तिक आदमी के लिए क्या कब्रिस्तान और क्या शमशान? लिख के गए कि बॉडी अस्पताल को मेडिकल रिसर्च के लिए दे देना। ए लड़के, चाय दे रहे हो कि जाएं? है नहीं तो। राजू भाई की कहानी थी बड़ी दिलचस्प। किसी जमाने में उनके माँ पिताजी ने इंटर रिलीजन शादी की थी। राजू भाई की परवरिश आधी ददिहाल में हुई और आधी ननिहाल में। दादी और नानी दोनों ही उनको समझाती, अरे नमाज का वक्त बीत रहा है, कमबख्त मारे टीवी बंद कर दे। और दूसरी कहती थी, बिन पूजा के इम्तिहान देने जा रहा है, फेल होगा। अरे राजू सुन, अच्छा कॉपी में ओम लिख के शुरू करना। राजू भाई की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, वो धर्म वर्म से उकता गए। असर यह हुआ कि होश संभालते ही उन्होंने खुद को नास्तिक घोषित कर दिया। हालांकि दिल के बड़े नेक थे। सबकी मदद करना, सबसे मोहब्बत करना, यह उनके नेचर का हिस्सा था। अक्सर जब मोहल्ले के पंडित जी या मौलवी साहब उनको दीन धर्म के लिए समझाते या परलोक सुधारने की सलाह देते, तो राजू भाई कहते, अरे भाई, ये सब कल्पनाएं हैं, मौत के बाद कुछ नहीं होता, आंख बंद, पिक्चर खत्म। अच्छा बताइए, कभी सोचा है कि पिक्चर में दी एंड होने के बाद हीरो कहाँ जाता है? नहीं ना। फिर हंस के कहते, अरे भाई, बस ये दुनिया जो है, बस यही है जो है। लेकिन आज अपनी मौत के बाद राजू भाई जब दोज़ख यानी नर्क के पास एक डरावने से आदमी को चमड़े का कोड़ा लेकर घूमते देख रहे थे, तो यकीन हो रहा था कि उनकी पिक्चर में दी एंड के बाद भी काफी एक्शन होने वाला था। दूसरी दुनिया में खड़े राजू भाई लोगों के मजमे को गौर से देख रहे थे। सामने एक बहुत बड़ा सा गेट था जिस पे लिखा था, वेलकम बैक। गेट पे लोगों की लंबी कतार थी। सबके हाथ में एक एक कागज था जिस पर एक खास नंबर था। लेकिन ऐसी चीख पुकार मची थी जैसी नए नए पैसे वाले खानदानों की शादियों में बुफे डिनर में मचती है। हर आदमी बदहवास, कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। सामने से उन्हें एक दुबला पतला शख्स आता दिखाई दिया। अरे भाई साहब सुनिए, उन्होंने उसे रोका। उसके हाथ में भी एक कागज था। हाँ बोलिए, ये सिस्टम क्या है यहाँ पे? राजू भाई ने पूछा। मतलब करना क्या होता है? असल में मैं आज ही मरा हूँ। ओह, न्यू कमर। वो मुस्कुराया। उधर बेंच पे बैठ जाओ, कोई आके फॉर्म देगा, तब नंबर मिलेगा। लेकिन मैं तो जितना कह रहा हूँ करो। वो चीखा। सीनियर मुर्दे से जबान मत लड़ाओ, एक तो ऐसे ही परेशान हूँ। नंबर मिल गया, अब कह रहे हैं कि नंबर को नेकी बदी के रजिस्टर से लिंक करो, हिसाब किताब के कागजों से लिंक करो। अजीब मैनेजमेंट है भाई। उसने गुस्से में कहा तो राजू भाई पास पड़ी बेंच पे बैठ गए जहां पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे। क्या भैया,
कैसे आना हुआ? उनमें से एक आदमी जिसकी भवें मिली हुई थी वो बोला तो उसके साथ बैठे लोग जोर से हंसने लगे। अरे बीमार हो गए थे, क्या बताएं, इलाज बहुत किया मगर खैर आप बताइए आप कैसे मरे? एक चौड़ी छाती वाला शख्स बोला, देखिए हमारा क्या है कि हम जो थे ना बड़े क्रांतिकारी टाइप थे। हाँ, ऊपर वाले की कसम खा ली थी कि क्रांति करके ही मरेंगे, आंदोलन में जान देंगे, जेल जाएंगे, क्रांति की राह में फांसी के फंदे से झूल जाएंगे। ओ तो फांसी हुई आपको? राजू भाई ने पूछा। नहीं, असल में, वो शर्माते हुए बोले, हम सो रहे थे तो पंखा गिर गया था सर पे। बेंच पे बैठे सभी लोगों की अपनी अपनी कहानी थी, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी और वो ये कि सभी बड़े धार्मिक या मजहबी लोग थे और इसलिए श्योर थे कि आखिरकार स्वर्ग या जन्नत में पहुंच ही जाएंगे। मगर राजू भाई की घिग्गी बंधी जा रही थी। उन्होंने देखा कि सामने से एक काला चोगा पहने हुए शख्स हाथ में रजिस्टर लिए चला आ रहा है और उसके सीने पे एक बिल्ला लगा था, लिखा था स्टाफ। उसके करीब आते ही बेंच पे हंसी ठिठोली कर रहे सारे लोग चुपचाप हो गए, घुटने जोड़कर पीछे वाली दीवार पर टेक लगाकर बैठ गए। नमस्ते भैया, मिली भवों वाले इंसान ने मक्खन लगाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी तरह आधा वर्ष है वो भी मिस हो गया। कुछ देर रजिस्टर के पन्ने पलटने के बाद उसने नजर उठा के कहा, तो तैयार हैं आप लोग? सबने हाँ में सर हिलाया। एक बोला, जी जी बिल्कुल तैयार है, नहला धुला के भेजा है घर वालों ने, बताइए। उसने रजिस्टर से निकालकर सबकी तरफ कागज का एक एक टुकड़ा बढ़ा दिया, जिसे देखकर बाकी लोग तो खुश हुए लेकिन राजू भाई के माथे की शिकन दोगुनी हो गई। वो फॉर्म देखकर राजू भाई के कान गरम हो गए। ऊपर लिखा था, आइए आपका इंतजार था, और नीचे बहुत सारी जानकारियां मांगी गई थीं। फॉर्म देखकर राजू भाई को अंदाजा तो हो गया था कि नीचे दुनिया में जो ऊपर वाले के नाम पे चीख पुकार, लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो फजूल है, क्योंकि फॉर्म के हिसाब से तो सभी धर्मों, अकीदतों, आस्थाओं को बराबर माना गया था। यानी आखिरकार सबको पहुंचना एक ही जगह था। बहुत सारे नाम थे, जो ऊपर वाले को जिस तरह मानता था उसके सामने टिक मार्क लगाना था, लेकिन राजू भाई को समझ ही नहीं आ रहा था कि टिक कहाँ लगाएं। नास्तिक वाला कॉलम तो था ही नहीं। गर्मी काफी हो रही इधर नहीं? मोटा चश्मा लगाए बेंच पे तीसरे नंबर वाले आदमी ने कहा तो उस स्टाफ वाले शख्स ने नजर उठाकर देखा और बोला, बारात में आए हो क्या? हैं? फॉर्म भरो चुपचाप। नहीं मतलब कह रहे हैं? राजू भाई अपनी घबराहट छिपा के बोले, ये दीवार बड़ी तप रही है, इधर स्टाफ का किचन वगैरह है क्या? नहीं, नर्क और दोजख है, स्टाफ वाला बोला। आज ही ताजा गरम लावा सप्लाई हुआ है। सुनते ही सब लोग हड़बड़ा के दीवार से दूर हो गए। राजू भाई फॉर्म पढ़ रहे थे कि काश कहीं से नास्तिक वाला ऑप्शन मिल जाए, लेकिन नहीं था। हालांकि बाकी सब कुछ था, नाम बताओ, पता बताओ, कब मौत हुई, शराब पी या नहीं, नशा किया या नहीं, धोखा तो नहीं दिया, बार बार खानदान वालों से शादी कब कर रहे हो तो नहीं पूछा, वगैरह वगैरह। नीचे एक्स्ट्रा सवाल थे जो शायद हाल फिलहाल में जोड़े गए थे ताकि नए जमाने के साथ चल सकें, जैसे सोशल मीडिया पर किसी को गाली तो नहीं दी। लिखा था कि किसी लड़की के इनबॉक्स में जाके नाइस डीपी लिखने पर उंगलियां तोड़ देने की सजा है। हेलो, हाँ बेटी। तभी उस स्टाफ वाले शख्स का फोन बजा। हाँ, जब तुम स्वर्ग की अप्सराओं की थ्रेडिंग कर चुको तो मिस्ड कॉल कर देना है, हम लेने आ जाएंगे। तुम्हारा भाई? अरे वो नहीं आएगा, नाकारा है। इतनी मुश्किल से उसकी दोजख में नौकरी लगवाई है अंगारे गर्म करने की, वो भी ठीक से नहीं करता। बात करते हुए उसकी नजर राजू भाई पर पड़ी। अरे आप काहे नहीं भर रहे फॉर्म हैं? उन्होंने पूछा तो राजू बोले, वो हम असल में। क्या भाई, जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। बिटिया ब्यूटिशियन है, जॉब से वापस लाना है उसे। जी एक्चुअली इसमें पूछा गया कि आप किसकी पूजा करते थे, क्या अकीदत थी? हाँ तो बता दो जिसको मानते थे। राजू बोले, वो एक्चुअली हम तो किसी को भी नहीं मानते थे। बेंच की सारी मुंडियां उनकी तरफ घूम गईं। वो शख्स भी सकपका गया। हाँ है? चौंक कर बोला,
ये क्या मतलब भाई? राजू भाई ने पूरी बात बताई तो कोहराम मच गया। स्टाफ वाले शख्स ने कमर में खुसा हुआ वायरलेस निकाला और न जाने किस भाषा में सीनियर स्टाफ को सूचनाएं देने लगा। हेलो अल्फा बीटा गामा, यूनिक केस साइन कॉस थीटा, नो पाई टू द पावर 8, HLS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस नॉट प्रूव्ड। ओके, जल्दी आइए। उसके हाव भाव बता रहे थे कि राजू भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। राजू भाई की बात सुनकर स्टाफ हैरान था। बड़े बड़े स्क्रीन पर जाने कौन कौन सी भाषाओं में जानकारी फ्लैश होने लगी। लाल नीले बल्ब के साथ सायरन गूंजने लगे। कुछ ही देर में वहां कई अफसरान ने आके राजू भाई को घेर लिया। किसी के काले चोगे के कंधे पर सुनहरे सितारे थे, किसी ने अजीब सी टोपी लगाई थी। सबके पास लैपटॉप थे जिसमें वो रूल बुक में खंगाल रहे थे कि इस केस को डील कैसे करें। उनमें से एक शख्स जिसके लैपटॉप में टच स्क्रीन था, वो बॉस था। चलिए हमारे साथ, उसने कहा और चलने लगा। राजू भाई को किसी अलग जगह ले जाया जा रहा था, शायद किसी बड़े साहब से मिलवाने। स्टाफ के लिए बनाए गए खास गेट से अंदर जाते ही राजू भाई की आंखें चकाचौंध हो गईं। नदी के बीचों बीच वो एक अजीब बर्फ सी सफेद सड़क थी जो दूर संगमरमर की सीढ़ियों तक जाती थी। एक तरफ आसमान नीला और दूसरी तरफ धुएं सा काला। एक तरफ का पानी इतना साफ कि अंदर तैरती पंख वाली मछलियां दिख रही थीं और दूसरी तरफ का पानी बदबूदार जिसमें प्लास्टिक कचरा, खाली बोतलें और पता नहीं क्या क्या था। बैठ जाइए। शीशे के एक कैबिन में राजू भाई को बिठाया गया। उनके सामने एक सफेद बालों वाला शख्स था और लकड़ी की मेज के उस तरफ बैठे बुजुर्ग शख्स के सर पर हवा में घूमता एक सफेद गोला था। उनके इर्द गिर्द जूनियर खामोश बैठे थे। सामने मेज पर लाल सुनहरे कपड़े में लिपटी तमाम धार्मिक किताबें थीं। तो आप कह रहे हैं कि आप इनमें से किसी किताब को नहीं मानते थे? बुजुर्ग ने कहा। जी, राजू भाई बोले। लेकिन ऐसा कैसे? कि आपको लगता था कि यह दुनिया जादू से चल रही है? जादू पर यकीन होता तो इनमें से एक जरूर चुन लेता। राजू बोले। मुझे लगता था दुनिया चलने के लिए प्यार ही काफी है। एक्सक्यूज मी एवरीवन। बातचीत चल ही रही थी कि कैबिन का दरवाजा खुला। गले में HR वाला ID कार्ड लगाए एक लड़की अंदर झांकते हुए बोली, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सब लोग कैफेटेरिया आ जाइए प्लीज। बुजुर्ग गुस्से में बुदबुदाए, सर पे घूमता गोला पकड़ा और फेंक कर मारने का इशारा किया तो वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कह के चली गई। इधर राजू भाई की नजर उन किताबों पर थी। मेज पर लाइन से लगी उन किताबों को देखकर उनके जहन में यह ख्याल आ रहा था कि दुनिया में इन्हीं किताबों को एक दूसरे से बेहतर बताने के लिए कितनी नफरत, कितना गुस्सा, कितने दंगे होते हैं, लेकिन यह तो सब बराबर हैं। इसे मानो या उसे एक बात है। राजू भाई और उस बुजुर्ग शख्स के बीच कई बातें हुई। उन्होंने राजू भाई को बताया कि इस वाली दुनिया में 2 हिस्से हैं। एक में उन्हें रखा जाता है जो ऊपर वाले से प्यार करते हैं और दूसरी में उन्हें जो ऊपर वाले से प्यार नहीं करते। राजू भाई का चेहरा उदासी से लटक गया। उन्हें पता था कि उनको कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है फिर, वो बुजुर्ग सर पे चमकता हुआ गोला एडजस्ट करते हुए बोला, एक आखिरी एग्जिट इंटरव्यू है और उसके बाद आप वहीं जाएंगे जहाँ के हकदार हैं। एग्जिट इंटरव्यू? राजू सर उठाकर बोले। वो किसके साथ? बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, ऊपर वाले के साथ। राजू भाई उस एग्जिट इंटरव्यू के लिए ले जाए जा रहे थे। राजू, वो बुजुर्ग, कुछ ट्रेनी और उनके पीछे वो स्टाफ के बिल्ले वाला बंदा। वो सीधी सड़क सामने सफेद संगमरमर की ऊपर जाती सीढ़ियों पर खत्म होती थी। राजू भाई ने सबकी नजर बचाकर दाईं तरफ देखा तो एक खूबसूरत बागीचा था वो, जहां कुछ पुरसुकून लोग मुस्कुरा रहे थे। हाँ, बोर्ड लगा था ऊपर वाले से प्यार करने वालों के लिए। जाहिर है ये जगह राजू भाई के लिए नहीं थी। वो उदासी से देखने लगे। नीला आसमान, हरी जमीन, साफ हवा, पीछे वेट कॉन्शियस लोगों के लिए टोन दूध की नदी, बड़े बड़े स्क्रीन जिन पर लाइव स्ट्रीमिंग में सीरीज चल रही थी और किनारे बैठी अप्सराएं और हूरें इठला रही थीं। हालांकि औरतें अपने पतियों को उधर देखने नहीं दे रही थीं। वाह, यही तो स्वर्ग था, यही जन्नत। थोड़ा तेज चलिए, इंतजार हो रहा है। साथ चल रहे स्टाफ के बिल्ले वाला शख्स बोला।
सीढ़ियां जैसे जैसे करीब आ रही थीं, राजू भाई के बिना धड़कनों वाले सीने में गुदगुदी बढ़ रही थी। अचानक चेहरे पर तपिश महसूस हुई। उन्होंने नजर घुमाई तो कांप गए। वो गर्म लावे सी उबलती जमीन थी जहां लोगों को नुकीली कीलों वाली कुर्सियों पर बिठाया गया था। कुछ तो सर के बल मिट्टी में गड़े थे और कुछ लोगों को बर्फ पर बांध कर एक ऐसे आदमी से 100 कोड़े मारने को कहा गया था जो बार बार गिनती भूल जाता था। 87, 88, 79, कहाँ थे, 19, 20। वहां दूसरा बोर्ड लगा था, ऊपर वाले से प्यार नहीं करने वालों के लिए। उफ, सहम गए राजू बेचारे। यहीं तो लाए जाएंगे वो। वहां फटेहाल लोग बैठे थे। उन्हें पिघले लावे की जलेबियां परोसी जा रही थीं और ना खाने वालों को ऐसी ऐसी फ्लॉप फिल्में दिखाई जा रही थी कि वो घबरा के जलेबी मुंह में रख लेते। पापा बहन को पिक कर लिया। तभी अंगारों के पास बैठा एक लड़का चिल्लाया तो पीछे चल रहा स्टाफ का बिल्ला लगाए शख्स हड़बड़ा गया। सबने उसकी तरफ देखा तो वो शर्मिंदा सा बोला, हाँ हाँ, तुम काम पे ध्यान दो। बहरहाल थोड़ी देर बाद सब लोग राजू भाई को उन संगमरमर की सीढ़ियों के पास छोड़कर वापस चले गए। राजू भाई ने डरते डरते कदम बढ़ाए। कुछ सीढ़ियां चढ़े तो सुनहरी दीवारों वाला कमरा दिखाई दिया। पर्दों से ढके उस कमरे से आंखें चुंधियाने वाली रोशनी आ रही थी। बगल में नेम प्लेट थी, ऊपर वाला। राजू भाई आंखें मिचमिचाते हुए दाखिल हुए। आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी तो राजू भाई के पैर कांपने लगे। एक पल में दादी, नानी और मोहल्ले वालों की नसीहतें याद आने लगीं। पार्षद जी शाम की सैर पे कितना समझाते थे उन्हें, काश सुन ली होती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उस कमरे की तेज रोशनी में राजू भाई बमुश्किल आंखें खोल पा रहे थे। घिग्गी बंधी जा रही थी। तभी आवाज गूंजी, तो तुम सोचते थे कि मैं हूं ही नहीं? जी जी जी, आई एम सॉरी, वो मुझे लगा। राजू बोले, क्या लगा? ये जमीन, ये आसमान, ये हवा, ये पेड़ सब खुद ब खुद बन गए? हाँ, माफी चाहता हूं, मुझे अंदाजा नहीं था, वरना सॉरी, मेरी वजह से आपके स्टाफ को भी दिक्कत हुई। उस मुस्कुराती आवाज ने कहा, वो तो खैर उनकी ही गलती है। राजू चौंक गए। ऊपर वाले ने आगे कहा, बहुत पहले उस फॉर्म में नास्तिकों का कॉलम हुआ करता था, तब सभी नास्तिक थे। अब यहाँ नास्तिक नहीं आते, इसलिए स्टाफ को इस बारे में पता नहीं है। राजू की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ी। बोले, लेकिन ऐसे कैसे? दुनिया में तो बहुत नास्तिक मरते हैं। हाँ, मरते हैं, आवाज गूंजी। लेकिन जैसे ही मौत के बाद वो यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैं वाकई हूँ, वो चालाकी दिखाते हुए जल्दी से किसी एक कॉलम पर टिक कर देते हैं। राजू सर झुकाए उदास खड़े थे। ऊपर वाले ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया राजू, तुम वही रहे जो थे। वेल डन। राजू भाई की आंखें हैरानी से फैल गईं। बिना धड़कन वाले निर्जीव दिल में गुदगुदी बढ़ गई। ऊपर वाले ने कहा, तुम्हारे पास भी मौका था, तुम फॉर्म के किसी एक कॉलम पर टिक कर सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई, वैसे ही जैसे तुम दुनिया में थे। सबसे प्यार करना, सबकी मदद करना, मैं यहां से सब देखता था। आंखें चुंधियाए राजू भाई मुस्कुराए, लेकिन फिर कुछ सोचकर फिर उदासी में डूब गए। लेकिन ईमानदारी का क्या फायदा? ये अच्छी वाली जगह तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आपसे प्यार करते हैं, और मैं तो तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। करता हूं, लेकिन अब जीते जी तो मुझे लगता था कि आप हैं ही नहीं। मैंने कभी पूजा या इबादत भी नहीं की। ऊपर वाले ने गूंज कर जवाब दिया, क्या तुम जानते हो कि पूजा या इबादत का मतलब क्या है? वो नहीं है जो तुम लोग समझते हो। राजू, हम यहाँ इंसान को इस आधार पर जज नहीं करते कि वो मुझे कितना चाहता है, बल्कि इस पर करते हैं कि वो आपस में लोगों में कितना प्यार बांटता है।
आपस में प्यार बांटना ही मुझे प्यार करना है। ऊपर वाले ने आगे कहा, मुझे पूजा, इबादत या प्यार की चाहत होती तो खुद तुम्हारी दुनिया में आ जाता। मुझे सामने देखकर कौन नहीं करता, लेकिन प्यार इंसान की जरूरत है, भगवान, खुदा या गॉड की नहीं। राजू भाई की आंखें खुशी से भीग गईं। जहन अनगिनत ख्यालों से दमक उठा के काश दुनिया के लोग ये समझ सकते कि आपस में प्यार से रहना ही ऊपर वाले से प्यार करना है। कुछ ही देर बाद राजू भाई उस खूबसूरत हरी जमीन, नीले आसमान वाली जगह पर पुरसुकून बैठे थे। मुस्कुराहट तो थी ही, लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उस दूसरी दुनिया में आने पर भरवाए जाने वाले फॉर्म में नास्तिक वाला नया कॉलम जोड़ दिया गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।